अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त सियासी गहमा गहमी की ही अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन बातचीत के लिए कोई आए भी तो। उसके लिए उन्होंने जब ये बात कही तो हम देखते हैं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैं कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत मुसालियत कराने के लिए तैयार हूं, मैं बातचीत कराने के अमल में हिस्सेदार बन सकता हूं और जो भी मामलात हैं इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसमें सियासी गर्मा गर्मी और बहस मुबाहिसे के बजाय अगर मामलात अफाम तफहीम के साथ हल किए जाएँ तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये कहना है इस वक्त सदर ममलिकत का, लेकिन इस वक्त जो पारा इस वक्त हम हाई होता हुआ देख रहे हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से और फिर फवाद चौधरी, फिर शेख रशीद अहमद साहब, वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स और बयानात उनके सामने आते जा रहे हैं तो ऐसे में फिर अपोजिशन की जानिब यानी कि उनकी अपोजिशन से मुराद इस वक्त मौजूदा हुकूमत की बात कर ली जाए तो उनकी जानिब से हैं, जो कि इस वक्त फिर जो मुख्तलिफ अतराफ है ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से फिर वाज़ेह स्टेटमेंट हम देख रहे हैं जहाँ पर उनका कहना है कि इमरान खान साहब अगर लाडले ना हो तो 3 दिन के अंदर अंदर उनको बेहतर यानी कि मूड में लाया जा सकता है। गालिबन उनका मकसद गालिबन सॉफ्टवेयर अपडेट करने के हवाले से ही हो सकता है, जिस तरीके से उन्होंने ये बात करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ जो दीगर सियासी मुखालफिन हैं वो भी इसी तरह की बात करें। मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो उन्होंने नवाज शरीफ और साथ साथ जरदारी साहब से रब्ता किया और इमरान खान साहब के जानिब से किए जाने वाले एहतजाज और उसके बाद के रद्द अमल के तौर पर उन्होंने फैसला किया कि किसी तरीके से इसको काउंटर करना है, किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, किस तरह के मामलात आगे की जानिब जा सकते हैं। एक और अहम तरीन खबर यह है कि कराची वालों के लिए के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर KMC के जो बिल है वो शामिल किया जाएगा और जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो जो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको 50 रुपए, जबकि 200 से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले जो कि 700 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे उन्हें तकरीबन 200 रुपए जो है वो हर महीने अदा करना होगा। क्या बिजली के मद में इस तरीके से जिस तरह से शामिल किए जा रहे हैं मामलात, क्या यह मुनासिब अमल रहेगा? कहीं ऐसा ना हो आइंदा आने वाले वक्तों में कोई भी हुकूमत ये भी कह सकती है कि हमें जो है फला फोर्स बनानी है, जैसे कि शाहीन फोर्स तश्कील दी जा रही है, उसके लिए भी हमें कुछ मदद की ज़रूरत है तो वो क्या इलेक्ट्रिक में लगा दिया जाए। जनाब हम मज़ीद सड़कें भी बनाना चाह रहे हैं वो भी क्या इलेक्ट्रिक में लगा दिया जाए। हम गैस के हवाले से मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं वो भी क्या इलेक्ट्रिक में लगा दिया जाए। तमाम चीज़ें क्या इलेक्ट्रिक में ही लगाते रहेंगे तो आखिर अवाम कहां जाएंगे और क्या इसका कोई पैमाना भी है या नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 50 रुपए इस तरह आप अदा करेंगे, फिर टेलीविजन की जो फीस है वो भी आप अदा कर रहे हैं और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बिजली का बिल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आम यूनिट वो कहीं पीछे रह जाएगा और बिजली के बिल में लगने वाले मुख्तलिफ मामलात वो इतने बढ़ते चले जाएंगे कि फिर बिजली का बिल अदा करना अभी भी नामुमकिन हुआ है। बाद में क्या सूरत हाल बनेगी। इसके साथ एक अहम तरीन बात आजकल अद्वियात की है। अद्वियात जहां पर बहुत सी ब्लैक हो रही है वहां पर जाली अद्वियात की भरमार हो चुकी है। इस वक्त हर तरफ जहां पर भी देखा जाए तो माहिरीन का कहना है कि इस वक्त जाली अद्वियात की भरमार है। साथ ही साथ बहुत से जो लोग हैं वो स्टॉक करना शुरू हो चुके हैं। अभी जो पैनाडोल है जो कि आम दर्द और बुखार की गोली है वो भी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में डंप कर ली गई थी और वो भी गालिबन जो इस तरह के लोग हैं किसी भी अहम मौके पर निकालते और उसका फिर मुनाफा कमाते। लेकिन क्या इंसान को बचाने वाली इस तरह की अद्वियात इस तरह से की जा सकती हैं या जाली अद्वियात जिसका कारोबार इस वक्त उरूज पे पहुंचा हुआ है एक आम आदमी को मुतासिर कर सकता है। एक आम आदमी जो कि सेहत की तरफ जाना चाहता है उसकी जान भी ले सकता है। हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, इन तमाम मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान एहसान साहब, तज़कियाकार हैं। जनाब ज़ीशान साहब बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाए। इनके साथ मौजूद हैं रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाजवा साहब बेहद शुक्रिया। इनके साथ जनाब आरिफुल्लाह जदून साहब हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। जदून साहब बेहद शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ बाजवा साहब आपसे ही करेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि न सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि
پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پہ جو بھی ہم نے جن باتوں کو ٹچ کیا ہے. اگر ہم پہلے فیز میں بات کر لیتے ہیں خان صاحب کی، خان صاحب کے بارے میں اس وقت بہت زیادہ آپ لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ اگر وہ احتجاج کرنے کے لیے نکل آتے ہیں تو وہ مزید خطرناک ہو گئے ہیں، مزید اور کیا خطرناک ہو جائیں گے؟ آپ کی حکومت کس طرح سے فیس کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنی پارٹی کا موقف بیان کرنے کے لیے یہاں دعوت دی. میں سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی میں وہ سکت اور طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ ٹف ٹائم دے سکے. اب تو 2-3-4 ہزار آدمیوں کو پرانی ویڈیوز لگا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جی بہت سارے لوگ ہیں. ہم مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بڑی مقبولیت حاصل رہی ہے، عوام نے میں بڑی پیروزائی ملی، انہیں بڑا موقع دیا پبلک نے، لیکن یہ جو یو ٹرن دھمکی امیز رویے اور پھر 4 سالہ جو کارکردگی 0/0 کچھ بھی نہیں، صرف دعوے اور کچھ بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کو کوئی خوف ہو پی ٹی آئی سے یا خان صاحب سے. ہاں ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے اور جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے، اگر وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے احتجاج کرتے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، نہ حکومت کو اعتراض ہے نہ عوام کو اعتراض ہے. لیکن اگر صرف اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یا اقتدار چھن جانے کی وجہ سے وہ اگر احتجاج کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ، ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں، شہر کے سیاسی کارکن ہیں، ہمیں بھی اب اندازہ ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف اب تحریک استقلال بنتی جا رہی ہے. اصغر خان صاحب کا بھی ایک بڑا عروج تھا ایک ٹائم پر، لیکن ابھی بھی پھر مریم نواز صاحبہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ لاڈلا نہ رہے تو ان سے نمٹنا آسان ہے؟ بالکل درست کہا ہے انہوں نے. یہ ابھی تک لاڈلا، ابھی دیکھیں نا، اتنا لاڈ پیار تو پاکستان کی پولیٹیشن میں کسی کو نصیب نہیں ہوا. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جیسا مقبول لیڈر، اتنی جدوجہد ان کی سیاست میں، 3-2.5 سال کے اقتدار بھی انہیں جو ہے مکمل نہیں کرنے دیا اور تخت دار پر چڑھا دیا گیا. جہاں لاڈ نہیں تھا وہاں یہ ہوا، اور جہاں لاڈ ہے سر، عوام کا لاڈ نہیں، عوام کا لاڈ نہیں ہے یہ، نہ ہی عوام اتنا، یہ لاڈ ان اداروں اور ان طاقتور، میں بالکل اوپنلی ایک آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں، یہ انہی طاقت مند اداروں نے جو اس ملک میں اکھاڑ پچھاڑ کرتے رہتے ہیں، جو تجربہ گاہ جنہوں نے اس ملک کو بنایا، انہوں نے یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا، اور جو ان کے ساتھ حشر ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا گئے کہ ہم سے غلطی تو بہت بری ہو گئی ہے، اب وہ غلطی کو واپس نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا چلیں جدون صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب لاڈلے نہ رہے تو پھر سمجھ لیں کہ پھر نمٹنا بڑا آسان ہے. خان صاحب سے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے پارٹی موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. دیکھو، عمران خان بالکل لاڈلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان 22 کروڑ پاکستانیوں کا لاڈلا ہے. جو لاڈ اور پیار اس قوم نے عمران خان کو دی ہے وہ آپ سب کے سامنے، کیونکہ ماضی میں بھی ایک وزیر اعظم نااہل ہوا، جی ٹی روڈوں پہ خوار ہوتا رہا، اور جو خان صاحب کے ہٹانے کے بعد جو پاکستانی قوم نکلے، یقین کر مجھے ذاتی حیثیت میں بہت زیادہ خوشی ہوئی. میں یہاں آیا گلستانی جوہر پہ، جو قوم میں نے دیکھا، پارٹی میں 16-17 سال سے ہوں، لیکن جو اس دن والا جذبہ میں نے قوم کا دیکھا، مجھے خوشی ہوئی کہ قوم جاگ رہا ہے، وہ قوم کا لاڈلا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میں کروں گا کہ جو لاڈ ہمارے عدلیہ نے سب سے زیادہ دی ہے ان 40-50 سالوں میں، وہ مسلم لیگ نون کو، کسی شریف خاندان کو. اچھا، یہ اسٹامپ پیپر پہ باہر بھی چلے جاتے ہیں. میرے اور آپ کا اگر کوئی جیل میں ہے، عمران خان صاحب کی وجہ سے گئے نا، خان صاحب پریشان ہو گئے تھے عدالت کی وجہ سے. اچھا، یہی عدلیہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو این آر او انہوں نے لیا تھا واپس آیا، کس طرح وہ جلدی میں صاف ہوا، اور اب جا کے
जब दोबारा ये हुकूमत में आए तो उनका फोकस अपने मुकदमात ख़त्म करने के ऊपर है। अच्छा जुल्लू साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ और ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि आखिर क्या वो वजूहात रही हैं कि खान साहब की इस तमाम सूरत हाल के बाद, जहाँ पर इस वक्त वो इख्तिदार से बाहर भी हो चुके हैं, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मैदान में आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ज़रूर मुलाकातें करा दूंगा, बातचीत करा दूंगा। क्या वजूहात क्या रहेंगे? मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहले ज़ीशान साहब की तरफ आ जाऊँ कि ज़ीशान साहब, सारी गहमा गहमी आप देख रहे हैं, सियासी मामलात आप देख रहे हैं, इधर उधर होती हुई मामलात, कभी ऐसा लगता है कि कोई इख्तिदार में आ जाएगा और कभी लगता है वाकई कोई ख़तरनाक हो गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज समझ लेते हैं ना। ग्राउंड रियलिटीज अभी जैसे आपने बात की कि कुछ दो और कुछ लोग की बुनियाद के ऊपर फैसले हो जाएंगे, क्या डिस्कशन चल रही है? खान साहब का अगर मौक़िफ़ है वो ये है कि ड्यू टू पीडीएम ने जो आईएमएफ पैकेज पे आंख बंद करके अमल किया है और जिसके नतीजे में शदीद महंगाई हुई है, लोगों के अंदर एक मजबूरी की वजह से एक नफरत का जज्बा उठा है और वो बहुत अगेंस्ट हुए हैं। यानी आप एक एक चीज आप उठा लें तो ये चीज उनको फेवर देती है। वो कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन कराए जाए। अच्छा, ये चीज पीडीएम को भी पूरी कंप्लीटली आइडिया है कि हमने जब आईएमएफ पैकेज के ऊपर अमल किया, जिसको इमरान, अगर खान साहब 5 साल पूरे होते तो खान साहब ने 250 रुपए कर देना था। उसमें पीडीएम का मैं कह रहा हूँ कोई कसूर नहीं है या खान साहब का कोई कसूर नहीं है। ये तो आईएमएफ की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, अगर आपको डॉलर चाहिए आपने ये काम करने, और डॉलर भी इसी हिसाब से बढ़ जाना था। ठीक है, थोड़ा सा सुस्त रफ्तार से बढ़ता है, इस रफ्तार से नहीं बढ़ता जो पीडीएम के दौरे हुकूमत में हुआ है। पीडीएम कह रही है कि अगर हम ग्राउंड के अंदर चले गए तो हमें तो जूते पड़ जाने। तो वो इन तमाम चीज़ों के क्या अभी डॉलर आने वाले हैं, थोड़ा सा हमें टाइम दें ताकि अगले साल के ऊपर जाके ये इलेक्शन अपने टाइम पर, और खान साहब अब आपने डॉलर का जिक्र छेड़ दिया, लेकिन देखें हम बड़ा एफर्ट्स देख रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कोशिश कर रहे हैं, आईएमएफ से मुज़ाकरात हो गए, मामला तय हो गए, फिर भी डॉलर आगे की तरफ भाग रहा है। सर आप मजबूरी समझे ना। एक तरीके से मैं ये कहता हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज गुलाम हुई हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का इस डॉलर के थ्रू। डॉलर के पीछे क्या चीज़ की बैकिंग है, पहले आप मुझे ये बताएं। डॉलर के पीछे सिर्फ अमेरिकन स्टेट बैंक का एक तरीके से एतमाद है। वो सिर्फ आप मेहनत कर करके जूते, मोजे, कपड़े, बेडशीट बना के अमेरिका भेजे जा रहे हैं और वो आपको सिर्फ प्रिंटिंग मशीन के ऊपर छाप रहा है और आपको कह देता है ये ले। कोई गोल्ड नहीं है, कोई सिल्वर नहीं है। मतलब कि इस्लाम के अंदर या पूरी दुनिया इस तरीके से चलती रही है कि एक्चुअली सोना होता था आपकी करेंसी के पीछे, आपकी करेंसी के पीछे चांदी होती थी, तो आप कभी डिवैल्यू ही नहीं होते। यानी आज भी अगर इस्लामिक सिस्टम खिलाफत का आ जाता है तो मेरे पास 1000 रुपए नहीं होंगे, मेरे पास 1000 रुपए का सोना पड़ा हुआ होगा जो जिंदगी भर कभी, और वो कहने से मुराद है वो कभी डिवैल्यू हो ही नहीं सकता। महंगाई इस वजह से हो ही नहीं सकती। यहाँ आपने शरह सूद 13-14% रखा हुआ है, इतनी महंगाई तो होनी है। यानी उस हिसाब से अगर मैं दूं, यानी आपका जो 100 रुपए था साल के आखिर में दिसंबर में 85 रुपए वो रह जाना है। खैर मैं मौजू की तरफ आ जाता हूँ। इस पूरी डिस्कशन में चाहे वो खान साहब की तरफ से हो रही है या पीडीएम की तरफ से हो रही है, अवाम की भलाई कहाँ है? अवाम को क्या मिल रहा है? और आटा कितना सस्ता कर रहे हैं, और हर चीज में जो है अवाम का, हम डिक्टेशन नहीं ले रहे हैं। इन दोनों में से कौन नारा लगा रहा है? बिल्कुल सही। हम लोग अपना ये कहने से मुराद है अवाम को बिजली का यूनिट हम दोबारा कर देंगे, डॉलर को हम दोबारा 100 से नीचे लेकर आएंगे। ये किस तरह से होगा? हाँ, ये जो नारे हैं होगा कैसे, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।